मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। इससे ठीक पीछे वाले लेक्चर में सिलेबस जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो इस लेक्चर वीडियो को देखने से पहले इससे ठीक पिछला लेक्चर वीडियो जरूर देख लें। अभी इसके 2 लेक्चर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेक्चर वीडियो नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य का केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, रासायनिक वर्गीकरण होता है, उसमें द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शुद्ध। अब बच्चों, यहाँ पदार्थ से आप डिस्टर्ब नहीं हो जाना। पदार्थ और द्रव्य दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हम इसको पदार्थ भी बोलते हैं और इसको द्रव्य भी बोलते हैं। तो द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, इसका मीनिंग एक ही है, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। मैटर और सब्सटेंस, द्रव्य या पदार्थ। डिस्टर्ब नहीं होना है बच्चों इससे। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण हमें ये बताता है कि द्रव्य 2 तरह का होता है। एक तो शुद्ध पदार्थ यानी कि शुद्ध द्रव्य, और नंबर सेकंड अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। अब बच्चों, शुद्ध द्रव्य 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व बच्चों 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक बच्चों अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। बच्चों, अशुद्ध पदार्थ यानी कि अशुद्ध द्रव्य को मिश्रण कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं और विषमांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण ही कहा जाता है। अब बच्चों, वन बाय वन मैं इन सभी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके सामने। तो स्टार्टिंग करते हैं शुद्ध पदार्थ से, शुद्ध द्रव्य से, यानी कि प्योर मैटर। बच्चों, शुद्ध द्रव्य एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा किन्हीं भिन्न प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे द्रव्य को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा किन्हीं अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक ना किया जा सके, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसा कि बच्चों मैंने राइट डाउन कर रखा है, वह द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम यानी कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किन्हीं अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब बच्चों आते हैं तत्व पर। तत्व क्या है? जिसको बच्चों एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों, तत्व द्रव्य का एक ऐसा सरलतम रूप है जिसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं और जिसको किसी भी प्रक्रम के द्वारा, अब बच्चों जब किसी भी प्रक्रम कहते हैं तो इसमें भौतिक प्रक्रम भी आता है और रासायनिक प्रक्रम आता है। किसी भी प्रक्रम के द्वारा 2 या 2 से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे द्रव्य के सरलतम रूप को हम तत्व कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, किसी द्रव्य का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, जिसको किसी भी प्रक्रम द्वारा 2 या 2 से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे प्राप्त किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अब बच्चों, तत्व के बारे में और जान लीजिए। तत्व बच्चों जो होता है वो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब तत्व जो हैं वो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्रमांक बच्चों आपको पता होगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। हमें विश्वास है आपको पता होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जो तत्व होते हैं वो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों, अभी तक जो तत्व ज्ञात हैं वो लगभग 120, लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से
92 एलिमेंट, लगभग 92 तत्व प्रकृति में उपलब्ध हैं और 92 के अलावा और जो एलिमेंट बचते हैं वो कृत्रिम विधियों के द्वारा वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में प्राप्त किए हैं। मैंने इसको राइट डाउन भी किया है। वर्तमान में लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं जिनमें 92 तत्व प्रकृति में उपलब्ध हैं और शेष तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो बच्चों अब आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों मैं आपको धातु के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों धातु ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। तो ये जाहिर सी, ये सिंपल सी बात आपको पता होगी कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं तो धन आयन बनता है। क्या बनता है? धन आयन बनता है। तो देखिए बच्चों, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जिसके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे बच्चों सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2, 8, 1। तो ये इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्य कोश के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो बच्चों जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? Na+ और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो चूंकि बच्चों सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, इसलिए सोडियम क्या है? धातु है। इसी तरह से बच्चों मैग्नीशियम को अगर आप देखें, Mg मैग्नीशियम, आपको पता होना चाहिए बच्चों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 होता है। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाह्य कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है बच्चों? त्याग करता है। इस कारण से इस पर आ जाता है +2 चार्ज, या तो 2+ बना दीजिए या 2+ लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैग्नीशियम भी धातु है। अब बच्चों आगे और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एल्युमिनियम को ही ले लें, अगर हम एल्युमिनियम, पता होना चाहिए आपको कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 3। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्य कोश के इन 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसको करने हैं बाह्य कोश में, तो अब ये 8 से कितना कम है? 5 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है एल्युमिनियम, तो इस पर आ जाता है 3+ चार्ज, 3+ चार्ज। तो आप देख रहे हो कि ऐसे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करके जाहिर सी बात है धन आयन बनता है, तो ऐसे सारे तत्व धातु कहलाते हैं। तो धातुओं का लक्षण ही यही है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन को बनाना। अब बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। कौन? धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। और ये तन्य होती हैं। तन्य का मतलब इनसे तार खींचे जा सकते हैं। तन्य मतलब तानना, खींचना, तो इनसे तार बनाए जा सकते हैं, बनाए ही जाते हैं। आपको पता है एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, और सिल्वर का भी तार बन जाता है और गोल्ड का भी बन जाता है। तो धातुओं से क्या किया जाता है? तार खींचे जाते हैं, तन्य होती हैं। और इनकी क्या प्रॉपर्टी? ये आघात वर्धनी होती है। मतलब आघात का मतलब समझते हो? आघात, चोट सहन करना। ये आघात वर्धनी होती है, आघात सहन कर लेती हैं। अब जब इनको आघात मतलब बाहर से इनको चोट पहुंचाई जाए, अगर इनको हथौड़े से आप पीटते हैं तो ये टूटती नहीं है, बल्कि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब इनकी सतह में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से इनको आघात वर्धनी कहा जाता है। और इनमें एक विशेष चमक होती है। किसमें? धातुओं में। तो इस वजह से इनकी इस विशेष चमक को धात्विक चमक कहते हैं। तो अब
पहली बात, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। दूसरी बात, ये तन्य होती हैं, अर्थात इनसे तार खींचे जा सकते हैं। तीसरी बात, ये आघात वर्धनी होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं बल्कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। चौथी बात, इनमें एक विशेष चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। तो बच्चों ये इनकी रही कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज, नॉर्मल जो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो रही। तो ये सारी मैंने राइट डाउन कर रखी हैं आपकी सुविधा के लिए। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए वन बाई वन। नंबर फर्स्ट, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। नंबर सेकंड, ये तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। नंबर थर्ड, ये आघात वर्धनी होती हैं, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं है बल्कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। नंबर फोर, इनमें विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और कुछ इनके बारे में विशेष बातें हैं जो मैंने नोट के अंतर्गत लिख रखी हैं। क्या लिखा है? पहला नोट, सोना व चांदी। सोना और चांदी, सोने का सिंबल AU, चांदी का बच्चों जानते हैं आप AG। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, इनकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मरकरी को छोड़कर बच्चों, मरकरी को छोड़कर से सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। आप जानते हैं मरकरी इट मींस पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पारा वाला थर्मामीटर वो आपकी जीभ के नीचे रख के जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापता है तो आपकी नजर पड़ी होगी, वो जो पारा है वो तेजी से ऊपर भागता है। अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर है यानी कि नॉर्मल से अधिक टेम्परेचर है तो तेजी से भागता है ऊपर, यानी कि पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अन्य सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप का मतलब है सामान्य ताप। ठीक। क्षारीय धातु में, क्षारीय धातु में मैंने यहां कुछ लिख रखी है जो देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब क्षारीय धातु की जब बात आती है तो बच्चों वर्ग फर्स्ट ए, आवर्त सारणी जो है उसमें वर्ग फर्स्ट ए में जो धातुएं हैं उन धातुओं को क्षारीय धातुएं कहते हैं। कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये जो धातुएं हैं, 6 धातुएं, इनको क्षारीय धातु में कहते हैं। लेकिन क्षारीयता का लक्षण सबसे ज्यादा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जब भी क्षारीय धातुओं की बात आती है तो मोस्टली इन्हीं को ही वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फ्रांसियम बच्चों रेडियो एक्टिव है, इनमें भी क्षारीयता का लक्षण है, लेकिन मोस्टली किनको यूज किया जाता है, किनमें क्षारीयता अधिक होती है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। तो वही मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बच्चों ये धातुएं इतनी अधिक मुलायम होती हैं, इतनी अधिक मुलायम होती हैं कि आप इनको चाकू से काट सकते हैं। बड़ा अजीब ये बात सुनने में लगती है कि धातु को आप चाकू से काट सकते हैं, तो इन धातुओं को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये बच्चों ये रहा धातु क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारी। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं आपको अधातु क्लियर कराने जा रहा हूं कि अधातु क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों ऐसे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो माइनस आवेश ही आता है, यानी कि जो तत्व होता है वो ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे सारे तत्व अधातु कहलाते हैं। जैसे जैसे बच्चों अगर हम क्लोरीन को देखें, Cl, तो पता होना चाहिए आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, यानी कि इसके बायकोस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अधिकतम बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं, अधिकतम। ठीक है, तो इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 1। तो जब क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तो आयन बनता है क्लोराइड Cl-। तो इस वजह से क्लोरीन एक अधातु है। इसी तरह से बच्चों ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इसके बाइकोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये रासायनिक अपक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, O2-। तो इस वजह से ऑक्सीजन भी अधातु है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। कहने का मतलब ये है कि इसके बाइकोस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। किसमें, रासायनिक अपक्रियाओं में। तो ये क्या काम करता है, रासायनिक अपक्रियाओं में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, N3-। तो इस वजह से ये भी क्या है, अधातु है। तो अधातु की आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे। अब बच्चों जब इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो इससे पहले मैंने आपको धातुओं की प्रॉपर्टीज बताई है, उनको आप ठीक अपोजिट कर दीजिए तो सारी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी अधातुओं की। कैसे बच्चों, उसमें मैंने बताया था कि ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, कौन, धातुएं। तो इसका विपरीत कर दो, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब सुचालक ना होकर कुचालक होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी उसने बताई थी कि धातु में तन होती हैं, तो इसमें क्या है, अधातु में तन नहीं होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें कि ये आघात वर्धनी होती हैं, तो ये आघात वर्धनी नहीं होती हैं बल्कि क्या होती हैं, भंगुर। भंगुर का मतलब ये है कि हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, कौन, अधातु में। फोर्थ नंबर में मैंने वहां बताया था कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। अधातुओं में इस तरह की कोई विशेष चमक नहीं होती है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट समझ लेते हैं। तो बच्चों सारी अधातुओं में से एक केवल ब्रोमीन अधातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सारी अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होती हैं या द्रव नहीं बच्चों, या गैसीय अवस्था में होती हैं। ठोस अवस्था में होती हैं या गैसीय अवस्था में रहती हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि आयोडीन केवल एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, यानी कि जिसमें चमक पाई जाती है। तो ये कुछ बातें थी अधातुओं के बारे में, बच्चों स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं उपधातु, मेटेलॉइड्स। बच्चों कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं के भी लक्षण हैं और अधातुओं को भी लक्षण हैं। तो इस तरह के तत्वों को कहते हैं उपधातु। बच्चों इनकी संख्या सीमित है और इनकी संख्या टोटल है 5 और 3, टोटल 8 तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इनके लिए एक नया नाम रखा गया जो है उपधातु, यानी कि इनको उपधातु कहते हैं। कौन कौन है बच्चों, बोरान है। इनके 8 के नाम मैंने राइट डाउन बोर्ड पर कर रखे हैं। बोरान, सिलिकॉन या सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। कौन कौन, देखो बच्चों, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। बच्चों इस तरह से मैंने क्यों बना दिया, इस तरह से इसलिए बना दिया कि अगर बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी आपके दिमाग में है तो आपको ये मेरा जो अब मैंने विभाजन कर दिया ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। देखिए बच्चों जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी के दाईं तरफ जो पी ब्लॉक है, यानी कि जिसमें कौन कौन से वर्ग हैं, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 0। आधुनिक नंबरिंग में इनको नंबर बच्चों दे दिया गया। 0 को वर्ग नंबर 18 कहते हैं, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर ये है बच्चों आपका 14 और फिर है आपका ये 13।
पी ब्लॉक में बच्चों 6 ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18। तो बच्चों ये जो बोरान है ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट्स है। कहाँ का? इसमें क्या है बच्चों? अभी बच्चों जब ये चैप्टर आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। इनको याद करने की ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर, इनको तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसमें ये बोरान बच्चों क्या है? ये उपधातु है। अब ऐसे जब हम ग्रुप नंबर 14 में आते हैं तो उसमें क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसमें कौन कौन बच्चों मेटेलॉइड है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब आप ग्रुप नंबर 5 में जाते हैं तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है बच्चों? मेटेलॉइड्स, उपधातु है। जब हम ग्रुप नंबर 16 में जाते हैं तब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलोरियम। अब इसमें देखिए बच्चों, मैंने सेलेनियम, इसके बाद बच्चों नंबर आता है टेलोरियम और पोलोनियम। कैसे बच्चों याद करते हैं? ओ से टेपो। ये ट्रिक है, बताएंगे बच्चों जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो इसमें टेलोरियम और पोलोनियम ये क्या है? मेटेलॉइड है। जब ग्रुप नंबर 17 में आते हैं तो इसमें बच्चों आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसमें ये एस्टेटीन मेटेलॉइड है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे जो मेटेलॉइड हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल हैं? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17। और ये कहाँ रखे गए हैं? आवर साइड में दाईं तरफ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ उपधातु आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यौगिक पे आते हैं। यौगिक, तो यौगिक बच्चों ऐसे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इसकी यही शर्त है, दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेकर आपको समझा रहे हैं। मैंने ले लिया H2O। H2O को जब आप इस फार्मूले को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको पता चलता है कि इसमें जो हाइड्रोजन है इसके 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो बच्चों ये 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। तो इसलिए वाटर को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था यौगिक 2 तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सिंपल सी बात है, कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त जितने यौगिक शेष बचते हैं उन सबको क्या कहते हैं? अकार्बनिक। इसमें बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। अब बच्चों इसके कुछ अपवाद हैं कि कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे बच्चों धातु कार्बोनेट और धातु साइनाइड। अब धातु कार्बोनेट की अगर बात करें तो जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। साइनाइड की अगर बात करें तो जैसे बच्चों मैंने ले लिया सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो बच्चों इनको ध्यान से आप देखो इन कंपाउंड्स को, ये क्या है? ये मैंने धातु कार्बोनेट के 2 एग्जाम्पल ले लिए, यहां पर मैंने धातु साइनाइड के 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब जब इनको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इन सभी में कार्बन है। देखो ये कार्बन है, यहाँ पे भी ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। इस सबके बजाय, यानी कि इस कार्बन के होने के बावजूद भी ये यौगिक कार्बनिक यौगिकों के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए इनको अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस बात को भी बच्चों ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं मिश्रण पर। मिक्सचर क्या होता है? तो बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो पदार्थ हमको लास्ट में प्राप्त होता है उसको मिश्रण
कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने दे रखा है सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम आयोडाइड का मिक्सचर। बच्चों सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड के मिक्सचर को आयोडीन नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडीन नमक कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन नमक में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो आयोडीन नमक में दो अवयव हैं, तो सोडियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम आयोडाइड है। वायु, वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिक्सचर होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है। तो कई गैसों का मिक्सचर होती है वायु, तो ये भी एक मिश्रण है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण और संगठन समान होता है। हेट्रोजीनियस जिसका जस्ट अपोजिट, कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन यानी कि प्रत्येक भाग के गुण और उसका संगठन असमान होता है, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मतलब जैसे पानी में आप रेत मिला दें, है ना, पानी में ऑयल मिला दें, तो इस तरह से जब अलग अलग लेयर बन जाती हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है लिक्विड का विषमांगी मिश्रण। सॉलिड जैसे चाक मिला दें, चाक और बालू मिला दें, तो इस तरह के मिक्सचर क्या कहलाते हैं? विषमांगी। और इसकी प्रावस्था बच्चों, चूंकि इसमें इसकी प्रावस्था सदैव एक से अधिक होती है। अगर एक प्रावस्था बच्चों हो जाएगी तो पूरा मिक्सचर समांगी हो जाएगा, एक जैसा नजर आएगा आपको। समांगी में क्या है? समांगी मिश्रण को बच्चों विलयन भी कहते हैं और इसकी प्रावस्था सदैव एक होती है। प्रावस्था सदैव एक होती है। फेज, प्रावस्था को बच्चों फेज लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रावस्था सदैव एक होती है। तो बच्चों इस तरह से आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जिन बच्चों को लेक्चर समझ में आ रहा हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अंत में बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।